गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि शर्मा। और पिछले जो वीडियो अपन ने शूट किया था उसमें अपन ने ये देखा था आवेश क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और आवेश की यूनिट क्या है, आवेश कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूनिट्स में अपन ने बेसिकली ये देखा था कि ऐसा यूनिट क्या है और सीजीएस यूनिट क्या है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो आवेश की एक दो यूनिट और भी है। पिछले वीडियो में अपन इस चीज को डिस्कस करना ये चीज रह गई थी, तो दो यूनिट में आपको और बताता हूँ। आवेश की सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, आवेश की सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है फेराडे। फेराडे आवेश की ही यूनिट है, तो आपको ध्यान रखना है आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो फेराडे का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे होता है। अब आपको एक रिलेशन याद रखना है, 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। कभी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन में कि आवेश का लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। इलेक्ट्रिक चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट होता है फेराडे और 1 फेराडे बराबर इतना 96,500 कूलम। इसके अलावा आवेश का, ये ध्यान रखना आपको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक सीजीएस में, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक सीजीएस में क्या होता है, ध्यान रखना, होता है 1 कूलम। 1 कूलम या EMU। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक सीजीएस पद्धति का ये वो होता है 1 कूलम। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। चार्ज का यूनिट है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ये सीजीएस पद्धति में, और ये आपको डेटा याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस। और अब अपन आवेश को आगे बढ़ाते हुए एक छोटे से अपरेटस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्कोप को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा अपरेटस है जो अपने को ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आवेश एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इट इज एन apparatus to detect the presence of electric charge on a certain object। क्या चीज है, कैसा है ये, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी अपन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल सा apparatus है, एक कांच का ग्लास का एक जार है जो ऊपर से एयर टाइट किया हुआ है। कॉर्क की सहायता से, कॉर्क की हेल्प से इसको एयर टाइट किया गया है। मींस एयर ना तो यहां से अंदर जा रही ना बाहर जा रही है। अब इसमें क्या होता है, एक मेटल रोड है और मेटल रोड के नीचे गोल्ड की बिल्कुल पतली पतली बहुत फॉइल है, पत्तियां हैं, गोल्ड की है ये। अपन यहाँ चाहे तो एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, यहाँ चाहे तो सिल्वर की भी ले सकते हैं। पर्टिकुलर इस डायग्राम में मैं गोल्ड की ले रहा हूं, 2 पत्तियां हैं। ये मेटल रोड है, ये कांच का पात्र है, ये ग्लास जार है। अब
यहां पर ऊपर इस मेटल रोड के ऊपर एक मेटेलिक डिस्क है। अब इस मेटेलिक डिस्क के कांटेक्ट में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अपन लेके आएंगे। मेटेलिक डिस्क के कांटेक्ट में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अपन लेके आएंगे। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट में लेके आओ, कोई जरूरी नहीं है आप पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट भी यहां से ला सकते हो। तो जैसे कांटेक्ट में लाए तो इसके नेगेटिव चार्ज इस ग्लास मेटल रोड में ट्रांसफर हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जब इसको कांटेक्ट में नहीं लेके आए थे तब इन गोल्ड की जो लीफ है, स्वर्ण की पत्तियां हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था। तो ये अपनी पोजीशन में जैसे रखी थी वैसे ही रही थी। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इन दोनों पर आएंगे, किसी भी टाइप के चार्ज इन दोनों पे आएंगे, तो सेम टाइप्स के चार्ज में हमेशा रिपल्सन होता है। प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, सेम टाइप्स के जो लाइक चार्जेस होते हैं उनमें हमेशा रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को दूर करने लग जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएगी और ये कुछ इस प्रकार से फैलने लग जाएगी। इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ऑब्जेक्ट लेके आए थे वो चार्ज ऑब्जेक्ट है। चार्ज की एग्जिस्टेंस या चार्ज की उपस्थिति का इस पे अपन ने पता लगाया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो इसके जब कांटेक्ट में आएगा तो इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये गोल्ड लीफ है। तो बेसिकली इट इज apparatus to detect the presence of charge on an object। बस इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगला जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं इजी टॉपिक है, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। व्हाट डू यू मीन बाय आवेशन? इंग्लिश में इसको बोल देंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग सिंपल है। आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन एक प्रकार की कोई क्रिया है जिसके द्वारा अपन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रल मींस ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, अगर उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी भी कोई प्रोसेस लगा के अपन एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो मेथड ही कहलाएगा चार्जिंग या आवेशन। ये तीन प्रकार से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन आवेशन की विधियां तीन प्रकार की पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड चालन द्वारा आवेशन। सेकंड कौन सा है? चालन द्वारा आवेशन। एंड थर्ड वन इज प्रेरण द्वारा आवेशन। ये तीन प्रकार की मेथड है आवेशन की। ये तीनों अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में अगर इनको बोले तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको अगर बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड वन इज प्रेरण। प्रेरण का इंग्लिश मीनिंग होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन प्रकार के मेथड है। वन बाय वन इनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इसी को उठाएंगे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण से चार्जिंग करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं इसके लिए कि जो मेथड है उसमें अपन ओनली इंसुलेटर
मटेरियल के लिए ये लागू होगा, या इंसुलेटर मटेरियल इससे चार्ज होता है। इंसुलेटर मटेरियल को हिंदी में बोलेंगे तो उचालक या अचालक। अचालक पदार्थों को चार्ज करने के लिए मेथड काम में आएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसको पहले अपन जनरल एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। तो जैसे वूलन क्लॉथ को जब अपन विंटर में वूलन क्लॉथ पहनते हैं, उनको जब निकालते हैं तो उनमें स्पार्किंग होती है। या अपन देखें तो सूखे बालों में कंघी को जब अपन करते हैं, और कंघी को करने के बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाके उसको रखते हैं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये एग्जांपल है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। क्या होगा वो समझते हैं इसको। जैसे कांच की रोड है, इंसुलेटर है, ये भी ग्लास रोड है, और ये सिल्क क्लॉथ है। ये है सिल्क क्लॉथ है, ये भी इंसुलेटर है। अब जब इनके बीच में अपन ने फ्रिक्शन करवाया या इन दोनों को रब किया, रब करना मतलब फ्रिक्शन होना ही होगा, तो क्या होगा, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, या सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाके ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, अब इसको डिस्कस करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या जनरेट करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहां पर जाके एक्यूमुलेटेड होंगे, सिल्क क्लॉथ पे होंगे, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर आएगा। अब ऐसा ही क्यों हुआ, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। जैसे सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ में जो एटम होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, और ग्लास रोड के जो एटम है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। अब जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये कोई एटम है, एटम नंबर फर्स्ट, और यहां पर दूसरा एटम है, एटम नंबर सेकंड। ऑब्वियसली यहां पर अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक होगा, न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा नजदीक होगा, वो उतना ही उससे बहुत ज्यादा बाउंड रहेगा। अब जैसे मैं ये बात कर रहा हूं एटम नंबर 2 और एटम नंबर 1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर मैं इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो यहां पर वाले इलेक्ट्रॉन, एटम नंबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन में, एटम नंबर 1 वाले, एटम नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन इजीली भी नहीं निकलेगा, यहां से ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस का प्रबल बंध यहां पर बना हुआ है, या न्यूक्लियस से यह बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी सी कमजोर है। तो वो सामान्य सी प्रोसेस है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी देके यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो यहां पर भी यही हुआ, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, मूव हो सकता है, तो वहां से होगा, और जिससे इजीली मूव नहीं होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से आके एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हुए, यहां पर गए। अब ध्यान रखना, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक चीज बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तब आएगा जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। रीजन क्या, क्योंकि जब अपन ने यहां पर फ्रिक्शन नहीं किया था तो इसके प्रोटॉन मींस इसका पॉजिटिव चार्ज, उसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ था। इसका भी पॉजिटिव चार्ज, इसका भी नेगेटिव चार्ज बैलेंस था, तो ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज यहां से निकला, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जनरेट हुआ, और यहां पर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होके आया,
पहले तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस था, तो इसके ऊपर न्यूट्रल था, ये किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके एक्यूमुलेट हुए, तो यहाँ पर एडिशनल अमाउंट किसका हुआ, इलेक्ट्रॉनों का हुआ, मींस नेगेटिव चार्ज का हुआ। तो ये खुद भी क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये फ्रिक्शन से हुआ, दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे है, इंसुलेटर है। हाँ, इसी प्रकार का अपन एक और एग्जांपल देखें, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये है वूलन क्लॉथ, ऊनी वस्त्र जिसको बोलते हैं, ऊनी कपड़े, वूलन है। और यहां पर है एबोनाइट की सर्कल। सेम प्रोसेस इसमें भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, वूलन क्लॉथ पे एबोनाइट की छड़ को जब हम फ्रिक्शन करवाएंगे, रब करवाएंगे, रब करना मतलब फ्रिक्शन ही होगा, तो वही प्रोसेस यहां पर लग जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सकता है वहां से इलेक्ट्रॉन मूव होगा और इसके ऊपर ट्रांसफर होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सकता है क्योंकि इसका नेचर है कि इलेक्ट्रॉन को ये रब करने पे, फ्रिक्शन करने पे इजीली ट्रांसफर कर देता है। तो इसके ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जितने यहां से निकले उतना ही यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के कारण जनरेट हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं। दूसरा मेथड अपन पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में both the objects should be conductors। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, कंडक्टर, मतलब चालक होने चाहिए। तो इसमें देखते हैं, जैसे मेरे पास में एक पहला कंडक्टर है, कंडक्टर फर्स्ट, और यहां पर दूसरा कंडक्टर है, कंडक्टर नंबर सेकेंड। अब क्या हुआ, दोनों कंडक्टर होने चाहिए लेकिन एक चार्ज होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार के चार्ज से चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इन दोनों का जब अपन कांटेक्ट कराएंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से टच करवाएंगे, कांटेक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा कि यहां से चार्ज ट्रांसफर होगा। यहां से चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब ये होना, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। क्या होगा फिर, यहां के जो इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे। तो क्या होगा कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मूव है, तो यहां पर भी क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या किया, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही कंडक्टर है। एक ऑब्जेक्ट क्या था, न्यूट्रल था, एक ऑब्जेक्ट क्या था, पहले से ही चार्ज था। दोनों को कांटेक्ट करवाया, टच करवाया, टच करवाने से क्या हुआ, दोनों के ऊपर सेम टाइप के, पॉइंट ध्यान रखना, सेम टाइप के चार्ज आ जाएंगे। किसमें, इस मेथड में सेम टाइप के चार्ज आएंगे दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहां पर अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी यहां पर ये पॉसिबल है कि यहां से ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। कंडक्टर नंबर फर्स्ट, कंडक्टर नंबर सेकंड। ये मेथड हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन।
प्रेरण, इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच इसमें लगानी पड़ेगी। यहां पर क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट है जिसमें से एक ऑब्जेक्ट पहले से ही चार्ज ऑब्जेक्ट है और दूसरा अनचार्ज है या न्यूट्रल है। चार्जिंग मेथड होता ये है कि एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप जो भी मेथड लगाओगे वो चार्जिंग होगा। चार्जिंग भाई इंडक्शन में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट अपने को लेने हैं, एक लेना है चार्ज, एक लेना है अनचार्ज। ना तो उनका फिजिकल कोई कांटेक्ट करवाना है, किसी भी प्रकार का उनका टच नहीं करना, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं करना, बस क्या करना है, यह है मेटेलिक स्फीयर है और इसके पास में इसकी इधर वाली सरफेस को नाम देते हैं सरफेस नंबर ए, इधर वाली को नाम देते हैं सरफेस नंबर बी। इस मेटेलिक स्फीयर का इधर वाला भाग ए है, इधर वाला भाग बी है और ये किसी इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ये इंसुलेटर स्टैंड है। और ये वाला आप चाहे तो किसी भी प्रकार के चार्ज ऑब्जेक्ट यहां पर दूसरा वाला ला सकते हो, केवल इसके पास ले जाके रखना है, ना यहाँ पर कांटेक्ट होना चाहिए, ना यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन होना चाहिए, बस ले जाके यहाँ पर रखना है। तो क्या करेगा, आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट नंबर ए है मेटेलिक स्फीयर, इसके अंदर क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस है। नेट चार्ज कितना हो इसका, 0। लेकिन जब इसको यहाँ पे ले जाके रखें, इसके पास लाए, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज है इसका, वो इससे दूर हट जाएगा। ये जो वाला जो चार्ज है वो अपने सेम टाइप के चार्ज को अपने से रिपेल करेगा, तो पार्शियली उनका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो दूसरी तरफ हो जाएगा। और इनकी तरफ क्या होगा, इनकी तरफ फिर इसी मेटेलिक स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर थोड़ा सा इधर की ओर इंक्लाइन हो जाएगा, इधर की तरफ मूव हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, वापस हटा दूं, तो ये वापस अपनी जो पहले की कंडीशन है, प्रीवियस स्टेट है, उसमें वापस चला जाएगा। नेट चार्ज के ऊपर वापस वही 0 रहना है। चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्वेशन का लॉ है, आगे बढ़ेंगे अपन। चार्ज ना तो घटता है ना बढ़ता है, तो इसमें क्या होगा, इसके जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों एक सेपरेट हो गए। तो अगर मेरे को इसको किसी एक टाइप के चार्ज से चार्ज रखना है, किसी भी एक टाइप के चार्ज से चार्ज रखना है, इसमें दोनों है, तो अपने को क्या करना है, अगली स्टेप में माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये लिए था आपने। आप इसको अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने का मतलब इसका कॉन्टेक्ट आप अर्थ से करो। अर्थ से करने से क्या होगा कि जो अपने को चार्ज नहीं चाहिए वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज आप ध्यान रखना कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, तो यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन की जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के इनको बैलेंस कर देंगे, यहां वाले जो पॉजिटिव वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर जो मेटेलिक स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कैसा रहा, अगली स्टेप में इसको इसे देखेंगे माइनस 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 माइनस। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आगे अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आगे टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि किसी मेटल की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो चार्ज रहता है वो कहीं एक जगह बंडल के रूप में एक्यूमुलेटेड नहीं रहता, वो उसकी पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इसके ऊपर हो जाएगा। अल्टीमेटली अपन ने क्या किया था, ये लिया था और इससे अनचार्ज जो ऑब्जेक्ट था, ये चार्ज था पहले, अनचार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी चार्ज कर दिया विदाउट किसी कांटेक्ट के, विदाउट किसी फ्रिक्शन के। ये मेथड हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला, रुका हुआ चार्ज या बोले तो स्टेशनरी चार्ज,
रुका हुआ है, रुका हुआ तो उसका वेलोसिटी कितना है, 0। ये चार्ज है वही, वो रुका हुआ है, वेलोसिटी 0। वो केवल एक ही चीज को जनरेट करता है, एक ही फील्ड को जनरेट करता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज ऑलवेज जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है, अगर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज, चार्ज अगर मूव कर रहा है, लेकिन मूव भी कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन 0। तो वो चार्ज दो चीजें प्रोड्यूस करता है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी से, वो चार्ज दो चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ये बी जो सिंबल है वो मैग्नेटिक फील्ड का है और ई वेक्टर जो सिंबल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये दो चीजें जनरेट करेगा। तीसरा जो फैक्ट है वो आपको ये याद रखना है कि चार्ज मूविंग है, बट ये जो मोशन है वो है एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरण वाली गति कर रहा है। त्वरण ऐसी गति कर रहा है जिसमें त्वरण है। त्वरण वाली गति का मतलब या तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है या उसकी स्पीड घट रही है। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसकी स्पीड ऐसे करके धीरे हो रही है। दोनों ही मोशन में एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। ये है एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब a इज नॉट v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये चार्ज तीन चीजें जनरेट करेगा, ई वेक्टर भी करेगा, डी वेक्टर करेगा और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ये तीन चीजें जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण जनरेट करेगा। ये तीन चीजें जनरेट करेगा। ये तीन फैक्ट आपको ध्यान में रहे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बता देता हूं आपको, याद रखना अपने लिए जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1, जिसको अपन एमवी से डिनोट कर सकते हैं, 9.1 into 10⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। दूसरा जो फैक्ट है वो होता है चार्ज, आगे इस चीज को और डिस्कस करेंगे, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रकृति का फंडामेंटल चार्ज या क्वांटम या क्वांटा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं ई, और इसका मतलब होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए यहां पर माइनस आप लगा सकते हैं। दूसरा है चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो भी होता है ई होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ई होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी ई होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ई माइनस आई रखेंगे। और ये होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रहे। तीसरा है न्यूट्रॉन। जो थर्ड पार्टिकल है किसी भी एटम में, जो तीसरा जो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन अगर अपन मानेंगे तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। हाँ, इनका मास कितना होता है आपको ध्यान रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और वो होता है 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली है 67 into 10⁻⁻27 kg। ये कुछ फैक्ट्स है जो अपन बार बार यूज में लेंगे, उनको याद रखना है आपको। तो आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में अगर एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हुए हैं तो इसका मतलब है दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेटेड कर रहा है, अपने ऊपर इकट्ठा कर रहा है, तो उसका मास पार्शियली या स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ जाता है।
क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उसका मास पहले की तुलना में थोड़ा सा घट जाता है, और इलेक्ट्रॉन जहां पर गए हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी प्रकार नेगेटिव ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो बढ़ा हुआ होता है, और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण घटा हुआ होता है। ये चीज आपको